गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में भुगतान संतुलन यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक चल रहा है। भुगतान संतुलन में असाम्य उत्पन्न होने के कारण या भुगतान असंतुलन के कारणों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के बाद इन कारणों को दूर करने के लिए या भुगतान संतुलन में जो असंतुलन उत्पन्न हो जाता है उस असंतुलन को दूर करने के लिए उपायों के बारे में तालिका बनाई पिछली क्लास में। तो भुगतान संतुलन में जो असाम्य है या जो असंतुलन उत्पन्न हो जाता है उसको ठीक करने के उपाय के अंतर्गत उन उपायों को दो भागों में बांटा गया था, जिसमें आपका एक तो था मौद्रिक उपाय और दूसरा था आपका गैर मौद्रिक उपाय। इन उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भुगतान संतुलन अनुकूल हो या प्रतिकूल, यानी हमारे पक्ष में हो या विपक्ष में, यदि ये प्रवृत्ति देश में दीर्घ काल तक यानी लंबे समय तक अगर चलती है तो यह उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं वरन विश्व व्यापार पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है भुगतान संतुलन में जब असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, असंतुलन चाहे वो प्रतिकूल हो या अनुकूल, ये लंबे समय तक नहीं होना चाहिए। अगर प्रतिकूल रहता है तो वो तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खतरे की या अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खराब स्थिति की बात हो सकती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तो लंबे समय तक जो है विश्व की अर्थव्यवस्था पर, खुद की देश की अर्थव्यवस्था पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, विश्व व्यापार पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए ये आवश्यक है कि जहाँ तक संभव हो प्रत्येक देश में भुगतान संतुलन की जो स्थिति है वो कैसी रहनी चाहिए, साम्य की स्थिति रहनी चाहिए, संतुलन की स्थिति रहनी चाहिए। जहाँ तक भुगतान संतुलन के अनुकूल या प्रतिकूल होने की बात करते हैं तो प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकूल होने की बात करें तो अनुकूल भुगतान संतुलन की अपेक्षा जो प्रतिकूल भुगतान असंतुलन है वो अधिक हानिकारक होता है, अधिक जो है नुकसानदायी माना जाता है। अतः भुगतान संतुलन में ये जो असाम्य उत्पन्न हो रहा है, जो असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, यानी कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन, इसको ठीक करना आवश्यक है। इसके अंतर्गत हम मौद्रिक उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डालिए मौद्रिक उपाय। मौद्रिक का मतलब क्या होता है? मुद्रा की मात्रा को घटाकर या बढ़ाकर किस प्रकार से हम भुगतान संतुलन में ये जो असंतुलन उत्पन्न हो रहा है इसको किस प्रकार से ठीक किया जाए कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करके या कमी करके। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है मुद्रा संकुचन। फर्स्ट पॉइंट डालिए मुद्रा संकुचन। संकुचन का मतलब क्या होता है? संकुचन का मतलब होता है कमी करना, मुद्रा की पूर्ति में या मुद्रा की मात्रा में कमी करना ही मुद्रा संकुचन कहलाता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को जो है दूर करने के लिए या प्रतिकूल भुगतान संतुलन को कम करने के लिए मुद्रा की मात्रा में कमी करने का या कमी करके भी जो है मुद्रा संकुचन, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति को दूर किया जा सकता है। तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए देश में मुद्रा संकुचन का सुझाव दिया जाता है कि मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखा जाए, मुद्रा की मात्रा को कम किया जाए ताकि रिजर्व बैंक से पैसा व्यापारिक बैंकों के मार्फत जनता के पास ज्यादा मात्रा में ना आ सके।
अर्थात महंगी मुद्रा नीति एवं कठोर साख नीति, महंगी मुद्रा नीति एवं कठोर साख नीति अपनाकर देश में मुद्रा की मात्रा को सीमित कर दिया जाए तो अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति को दूर किया जा सकता है। मुद्रा की मात्रा में कमी का परिणाम क्या होता है? अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित किया जाए, उसको नियमित कर दिया जाए, उसको कम कर दिया जाए तो वस्तुओं की कीमतें भी कम होगी। वस्तुओं की कीमतें कम क्यों होगी? क्योंकि लोगों के पास इतनी मात्रा में पैसा नहीं होगा और जब लोगों के पास ज़्यादा मात्रा में पैसा नहीं होगा तो वस्तुओं की मांग कम करेंगे। वस्तुओं की मांग कम करेंगे तो हमारे निर्यात ज़्यादा बढ़ेंगे, निर्यात ज़्यादा बढ़ेंगे और हम आयात कम करेंगे तो हमारा प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक किया जा सकता है। तो विदेशों में हमारी वस्तुएं ज़्यादा मात्रा में जाने लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में वस्तुओं की मांग कम है और मांग कम है तो कीमत कम होगी और जब कीमत कम होती है दूसरे देशों की तुलना में तो हमारी वस्तुओं का निर्यात ज़्यादा मात्रा में किया जा सकता है। इस प्रकार निर्यातों को बढ़ाकर आयातों को स्थिर रखकर या आयातों को कम करके आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाकर हम हमारे भुगतान संतुलन में ये जो प्रतिकूल भुगतान संतुलन है इसको दूर करने के लिए मुद्रा की मात्रा में कमी करना या मुद्रा संकुचन करना प्रभावी उपाय माना जाता है। इस प्रकार जो है मुद्रा संकुचन के द्वारा भुगतान संतुलन में जो असंतुलन उत्पन्न हो जाता है उसको ठीक किया जा सकता है। सेकंड लिखिए आप इसके अंतर्गत विनिमय नियंत्रण। विनिमय नियंत्रण करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुद्रा की मात्रा में या मुद्रा की संकुचन करना एक अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के उपायों में तो ठीक है, लेकिन एक देश के विकास की अगर अपन बात करते हैं तो देश के विकास की अर्थव्यवस्था पर, देश के विकास पर प्रभाव पड़ता है अगर मुद्रा की मात्रा को कम कर दिया जाए तो। देखो कैसे? क्योंकि अगर देश में मुद्रा संकुचन की नीति अपनाई जाएगी तो व्यापारिक बैंकों के मार्फत जनता के पास पैसा कम आएगा और जनता जो है या बैंक जो है कम मात्रा में निवेश कर पाएगी, विनियोग कर पाएगी और विनियोग कम होंगे तो देश में उत्पादन की मात्रा घटेगी, उत्पादन की मात्रा घटेगी तो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी घटेगी, उत्पादकता घटेगी तो आय घटेगी, प्रति व्यक्ति आय घटेगी, राष्ट्रीय आय घटेगी, जीडीपी घटेगा और हमारे देश की विकास दर उस गति से नहीं बढ़ पाएगी जिस दर से बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मुद्रा की मात्रा ही कम है, लोगों के पास पैसा ही कम है तो मांग कम होने के कारण उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो लोगों को मजदूरी कम प्राप्त होगी, मजदूरी कम प्राप्त होगी तो वो कम खर्च करेंगे, कम खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार प्रोफेसर जो किन्स है उन्होंने मुद्रा संकुचन को अनुपयुक्त बताया है। ये कहा है कि ठीक है, मुद्रा की मात्रा या मुद्रा संकुचन एक तरह से अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन में जो असंतुलन उत्पन्न हो गया है उसको ठीक करने में सहायता दे सकता है, लेकिन ये उतनी सहायता देगा उससे ज़्यादा तो अर्थव्यवस्था में विकास की दर नीचे आ जाएगी। इस प्रकार जो प्रोफेसर किन्स हैं जो कि महान अर्थशास्त्री माने जाते हैं उन्होंने मुद्रा संकुचन को अनुपयुक्त बताया है। किसने? प्रोफेसर किन्स ने। प्रोफेसर किन्स ने जो है मुद्रा संकुचन को यानी मुद्रा की मात्रा को जो है कम करना अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा संकुचन की नीति अपनाई जाती है तो वो विकास की गति को कम कर देती है। हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है, राष्ट्रीय आय है, अर्थव्यवस्था के में जो रोजगार की मात्रा है, उपभोग की प्रवृत्ति है, इन सब चीजों पर गलत इफेक्ट पड़ता है। प्रोफेसर किन्स ने
इसलिए मुद्रा संकुचन को अनुपयुक्त बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि अगर इस उपाय को हम अपनाते हैं तो इससे जितने प्रतिशत भुगतान संतुलन को या प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक किया जाएगा, उससे ज्यादा तो अर्थव्यवस्था में विकास की दर नीचे आ जाएगी। इस प्रकार कुछ समय या कुछ परसेंट के लिए ये उपाय अपनाया जाना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा सफल जो है उपाय नहीं माना जा सकता है प्रोफेसर किंग्स के अनुसार। सेकंड बात करते हैं विनिमय नियंत्रण। विनिमय नियंत्रण आपका मौद्रिक उपायों के अंतर्गत भुगतान संतुलन में असंतुलन जब उत्पन्न हो जाता है तो उसके ठीक करने के उपायों के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण को लिया जाता है। साधारण शब्दों में अगर अपन बात करते हैं तो विनिमय नियंत्रण उन सब क्रियाओं के सामूहिक स्वरूप को कहते हैं जो मुद्रा की विनिमय दर को एक निर्धारित स्तर पर बनाए रखने के लिए की जाती है। यानी ये जो विनिमय दर निर्धारित होती है, इस विनिमय दर पर नियंत्रण करना ही विनिमय नियंत्रण कहलाता है। पिछले लेसन में अपन ने विनिमय दर का निर्धारण करा था, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, और आपको मैंने बताया था बिट डायग्राम विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारण होता है वो निर्धारण होता है मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा। इसमें आपको ये चित्र बनाया गया था, याद होगा आप लोगों को, मैं एक बार वापस बना देती हूँ। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। वाई अक्ष पर क्या आएगा? विनिमय दर आएगी। क्या आएगी? विनिमय दर। और जो आपका एक्स अक्ष है यहाँ पर आएगा आपका विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति। तो यहाँ पर मुद्रा की मांग और पूर्ति कर दो। मुद्रा की मांग और पूर्ति, इसमें ये तो आपका डीडी चित्र बनाया गया था जो कि विदेशी मुद्रा की मांग को शो करता है। ये आपका ऐसा वक्र बनाया गया था जो कि विदेशी मुद्रा की पूर्ति को शो करता है, और इन दोनों के कटान बिंदु से विनिमय दर का निर्धारण हुआ था। यहाँ पर हुआ था, याद है आपको? तो यहाँ पर ये विनिमय दर का निर्धारण हुआ है, ये विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा हुआ है। संतुलन बिंदु ई पर आया, विनिमय दर का निर्धारण आर पर हुआ है। अब यहाँ पर कह रहे हैं जैसे कि $1 बराबर 65 रुपए है, 70 रुपए है, 73 रुपए है। अभी तो जो है 73 रुपए है, 73 रुपए 68 पैसे। ये विनिमय दर कहलाती है। तो यहाँ पर विनिमय नियंत्रण का मतलब होता है उन सब क्रियाओं के सामूहिक स्वरूप, यानी इस प्रकार की सामूहिक क्रियाएं करके हम मुद्रा की विनिमय दर को एक निर्धारित स्तर पर बनाए रखने के लिए की जाती है। ये विनिमय नियंत्रण के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर देखो, पहले $1 बराबर 60 रुपए, फिर $1 बराबर 65 रुपए, फिर 70 रुपए, फिर 73 रुपए। इस प्रकार ये बढ़ती ही जा रही है। तो हमारे यहाँ पर जो मुद्रा की वैल्यू है वो लगातार कम होती चली जा रही है। हम पहले 60 रुपए देकर $1 प्राप्त करते थे, उसके बाद जो है $1 लेने के लिए हमें 65 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो हमारी मुद्रा की वैल्यू 5 रुपए क्या हो गई? कम हो गई। 5 रुपए कम हो गई। इसके बाद 70 रुपए आया, 73 रुपए आया। तो हमें पहले भी $1 ही प्राप्त हो रहा था, अभी भी $1 प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमारी मुद्रा की वैल्यू लगातार कम होती चली जा रही है। पहले $1 प्राप्त करने के लिए हमें 60 रुपए देने पड़ते थे, अब हमें $1 प्राप्त करने के लिए 73 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो आप देखो कितने रुपए अपने जो है लगातार देते अपने जो है बढ़ती जा रही है, हम कितने रुपए लगातार ज्यादा देते जा रहे हैं। तो यहाँ पर विनिमय नियंत्रण के अंतर्गत ऐसी सामूहिक क्रियाएं आती हैं जिसके द्वारा विनिमय दर को एक नियंत्रित स्तर पर बनाया
रखा जा सके। तो भुगतान संतुलन में असाम्य को ठीक करने के लिए विनिमय नियंत्रण की नीति को अधिक निश्चय एवं प्रभावशाली माना जाता है कि अगर हम विनिमय नियंत्रण या विनिमय की दर को स्थिर कर देते हैं या नियंत्रित कर देते हैं तो कई सफलतम उपायों के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण की नीति भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए काफी कारगर मानी जा सकती है। जब किसी देश में विदेशी विनिमय या विदेशी विनिमय का संकट उपस्थित होता है तो सरकार विदेशी विनिमय के समस्त लेन देन जो है वो नियमित कर अपने हाथों में ले लेती है। जब उसे ऐसा लगता है कि हम विदेशी विनिमय के अंतर्गत जो है संकट की स्थिति में आ गए हैं तो सारे लेन देनों को वो अपने हाथ या अपने अंदर ले लेती है। तो सरकार विदेशी विनिमय के समस्त लेन देन जब अपने हाथ में ले लेती है और केवल अधिकृत व्यापारियों को ही यानी जिन व्यापारियों को यह अनुमति दी गई है उनके द्वारा ही सीमित मात्रा में विदेशी मुद्रा के लेन देन की अनुमति देती है। हर किसी को विदेशी लेन देन का जो है परिवर्तन करने का अनुमति नहीं देती है। इसके अंतर्गत जो है सरकार कुछ अधिकारियों को निश्चित कर देती है, कुछ अधिकारियों को ही परमिशन देती है कि आप ही विदेशी मुद्रा के लेन देन कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे विदेशी जो विनिमय नियंत्रण है इस पर नियंत्रण आएगा और इससे हमारा जो प्रतिकूल भुगतान संतुलन है उसको ठीक करने में मदद मिलती है। साथ ही आयात की जाने वाली वस्तुएं जो हम विदेशों से वस्तुओं को मंगाते हैं उनको उनके अनुसार ही मंगाया जाता है, उनको उनके अनुसार ही जो है वस्तु की मात्रा को नियंत्रित कर दिया जाता है। जितनी हमें आवश्यक है उन वस्तुओं को ही हमें मंगाने के लिए परमिशन दी जाती है। ऐसा नहीं है कि जो वस्तुएं हमारे देश में बन रही है हम उन वस्तुओं का भी आयात कर रहे हैं। अगर ये स्थिति लगातार बनी रही तो हमारी मुद्रा की वैल्यू लगातार कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हम हमारे देश की वस्तुओं की बजाय हम विदेशी वस्तुओं को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, हम उनको ज़्यादा खरीद रहे हैं, हम उनको ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर विनिमय दर को स्थिर करने का या विनिमय दर को नियंत्रित करने का एक जो है उपाय आयात की मात्रा को कम करना होता है या आयात की मात्रा को सीमित करने से संबंधित होता है कि हम कम वस्तुओं का आयात करें और ज़्यादा वस्तुओं का निर्यात करके प्रतिकूल भुगतान संतुलन को विनिमय दर को नियंत्रित करके ठीक किया जा सके। जहाँ तक विनिमय नियंत्रण विधि के प्रभावशाली होने का प्रश्न है, यह विधि भुगतान संतुलन के घाटे को तो कम कर देती है। क्यों? क्योंकि जब हमारे आयात कम हो जाते हैं और निर्यात स्थिर या निर्यात की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा प्रतिकूल भुगतान संतुलन यानी घाटे का बजट कम होगा, क्योंकि हमारे निर्यात कम और निर्यात स्थिर और आयात कम हो जाते हैं। परंतु ये प्रतिकूल भुगतान संतुलन के मूलभूत कारणों की ओर ध्यान नहीं देती है कि वास्तव में जिस कारण से प्रतिकूल भुगतान संतुलन उत्पन्न हो रहा है उसकी मेन कारणों पर यह ध्यान नहीं देती है। इस विधि की तुलना एक ऐसे उपचार से की जा सकती है जिसके अंतर्गत रोग को दबा दिया जाता है, यानी कुछ समय के लिए उसको ठीक कर दिया जाता है या उसको दबा दिया जाता है, किंतु रोग को जड़ से दूर नहीं किया जाता है। जड़ से अगर हम दूर नहीं करेंगे तो अभी कुछ समय के लिए तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन हमें ठीक लगेगा, लेकिन बाद में वापस कोई स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और एक समय के बाद हम वापस प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए ये जो विनिमय नियंत्रण है ये कुछ समय के लिए तो ठीक कर सकता है, लेकिन अगर हम दीर्घकाल की बात करते हैं तो दीर्घकाल तक यह प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा जड़ से उसको खत्म नहीं करता है। इसके परिणामस्वरूप जैसे ही सरकार विनिमय नियंत्रण में ढील देती है, जैसे ही सरकार जो है ज़्यादा मात्रा में जो अधिकारी हैं उनको जो है ढील दे देती है कि आप जितनी भी चाहे उतनी मात्रा में वस्तुओं को मंगा सकते हो, तो वही हमारी विनिमय दर जो है वापस हमारे रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। $1 देकर हमारे मुद्रा की वैल्यू और जो है हमें ज़्यादा मात्रा में देनी पड़ती है। जब ज़्यादा मात्रा में हम पैसा देंगे
कुछ समय के लिए, लेकिन अगर लंबे समय की बात करें तो लंबे समय के लिए ये उपाय भी जो है ज़्यादा सही नहीं माना जाता है। तीसरी बात करते हैं जो भुगतान संतुलन में असामय को ठीक करने के उपायों के अंतर्गत आती है, वो है आपका अवमूल्यन। छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि अवमूल्यन किसे कहते हैं, तो आप इसको भी एक बार ध्यान रखना, मैं लिखा दूंगी अवमूल्यन। मौद्रिक उपायों के अंतर्गत अवमूल्यन अपनी मुद्रा की वैल्यू बाहरी देशों की अपेक्षा या बाहरी देशों से अपनी मुद्रा की वैल्यू कम करना अवमूल्यन कहलाता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए बहुत से देशों के द्वारा अंतिम अस्त्र के रूप में जो है अवमूल्यन को प्रयुक्त किया जाता है। अवमूल्यन को अंतिम अस्त्र के रूप में, अंतिम अस्त्र के रूप में अवमूल्यन को प्रयुक्त किया जाता है। अंतिम कब होता है, जब हमारा और उपायों से भुगतान संतुलन, जो प्रतिकूल भुगतान संतुलन है, जब वो ठीक नहीं हो रहा है तो लास्ट में हमें अवमूल्यन की नीति को अपनाकर या अवमूल्यन की जो अस्त्र है उसको अपनाकर प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के उपायों में इसको लिया जाता है। अवमूल्यन के अंतर्गत सरकारी घोषणा के अनुसार देश की मुद्रा को, मैं परिभाषा लिख रही हूँ, देश की मुद्रा को अवमूल्यन के अंतर्गत देश की मुद्रा को, कौन सा देश की, हमारे देश की मुद्रा को, तो देश की मुद्रा को मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर दिया जाता है। देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर दिया जाता है। देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर दिया जाता है। इसके अनुसार वही हमारी मुद्रा बाहर विदेशों में जब हमारी मुद्रा की वैल्यू को कम कर दिया जाता है तो वो अवमूल्यन कहलाता है। अवमूल्यन से क्या होगा, अवमूल्यन से निर्यात बढ़ते हैं और आयात हतोत्साहित होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निर्यात होने लगते हैं क्योंकि हमारे देश की मुद्रा की वैल्यू दूसरे देश की अपेक्षा जो है कम हो जाती है। पॉल एंजिंग जो कि अर्थशास्त्री हैं, पॉल एंजिंग अर्थशास्त्री है। पॉल एंजिंग के अनुसार अवमूल्यन के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की एक इकाई के बदले पहले से अधिक स्वदेशी मुद्रा की इकाइयां प्राप्त होने लगती है। पॉल एंजिंग जो अर्थशास्त्री हैं वो ये कहते हैं पहले की अपेक्षा या विदेशी मुद्रा जो है उस विदेशी मुद्रा की एक इकाई के बदले पहले की अपेक्षा अब स्वदेशी मुद्रा यानी हमारे देश की मुद्रा अब ज़्यादा प्राप्त होने लगती है। यह अवमूल्यन जो है, इस अवमूल्यन में जब स्वदेशी मुद्रा या तो हमारे देश की मुद्रा जब उन्हें ज़्यादा प्राप्त होने लगेगी तो वो ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं का निर्यात करेंगे यानी ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं मंगाएंगे। लेकिन अवमूल्यन में यह आवश्यक नहीं है कि मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी होने के साथ ही साथ उसके आंतरिक मूल्य में भी कमी हो जाए। यानी हमारे देश की मुद्रा हमारे देश में उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, हमारे देश की मुद्रा की वैल्यू बाहरी देश की मुद्रा की इकाई के बदले कम होना ही अवमूल्यन
अवमूल्यन कहलाता है। इसका एक उदाहरण जो है मैं बता देती हूँ। पहले आप पॉल एंजिन के अनुसार जो है परिभाषा लिख लीजिए। अवमूल्यन के फलस्वरूप अवमूल्यन के फलस्वरूप क्योंकि अवमूल्यन की जब नीति अपनाई जाती है तो अवमूल्यन के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की एक इकाई के बदले विदेशी मुद्रा की एक इकाई के बदले, अब एक इकाई क्या होगी? जिस देश से हम व्यापार करते हैं उस देश की मुद्रा की इकाई सबकी अलग अलग होती है। अगर हम अमेरिका से व्यापार कर रहे हैं तो वो डॉलर होगा, अगर हम जो है यूरोप से व्यापार कर रहे हैं तो यूरो होगा, अगर जो है हम और भी दूसरे देश से व्यापार कर रहे हैं, जापान से व्यापार कर रहे हैं तो ये होगा, सबकी अलग अलग होती है। फ्रांस से अगर व्यापार कर रहे हैं तो उसकी मुद्रा फ्रैंक होगी। इस प्रकार मुद्रा की एक इकाई के बदले पहले से अधिक पहले जितनी प्राप्त कर रहे थे उससे ज्यादा प्राप्त होती है अवमूल्यन को करने के बाद। तो पहले से अधिक स्वदेशी मुद्रा की इकाइयां, स्वदेशी मुद्रा की इकाइयां प्राप्त होने लगती है, प्राप्त होने लगती है। लेकिन अवमूल्यन से यह आवश्यक नहीं है कि एक देश की आंतरिक मूल्य में कोई भी परिवर्तन होता है या आंतरिक मूल्य में कमी आ जाती है। बाह्य मूल्य में जो है देश के बाह्य मूल्य में भी जो है उसकी कमी की जाती है, यानी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसमें आंतरिक मूल्य में भी परिवर्तन होना या कमी होना नहीं आता है, सिर्फ बाह्य मूल्य में ही कमी आता है। इसमें आप उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे अपन बात करते हैं $1 बराबर 65 रुपए था, यह अवमूल्यन के बाद जो है $1 बराबर 70 रुपए या 72 रुपए हो गया। तो अब हम कितने रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे हमें? अब हमें 7 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, 7 रुपए की। देखने में तो वृद्धि लग रही है, 65 से 72 रुपए आना, तो हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो मुद्रा की वैल्यू तो कम हो रही है ना। तो ये वही पहले $1 प्राप्त हो रहा था 65 रुपए देकर, अब $1 प्राप्त हो रहा है 72 रुपए देकर। तो हमें तो विदेशी मुद्रा तो उतनी ही प्राप्त हो रही है, विदेशी मुद्रा तो उतनी प्राप्त हो रही है, लेकिन हमारे देश की मुद्रा अब ज्यादा मात्रा में जा रही है या ज्यादा मात्रा में देनी पड़ रही है। इस प्रकार अवमूल्यन से जो है निर्यात प्रोत्साहित होते हैं, आयात हतोत्साहित होते हैं। तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए अवमूल्यन मुख्य रूप से निर्यातों को बढ़ाकर आयातों को कम करके या आयातों को हतोत्साहित करने पर बल देता है। इससे हमारे देश में जो है मुद्रा संकुचन जैसे समायोजनों से बचा जा सकता है, क्योंकि मुद्रा संकुचन की जो नीति है या मुद्रा संकुचन का जो उपाय है वो देश की अर्थव्यवस्था पर धनात्मक नहीं, ऋणात्मक यानी कि नकारात्मक यानी कि घातक प्रभाव जो है ज्यादा डालता है या घातक प्रभाव इसके पड़ सकते हैं। इस प्रकार अवमूल्यन की नीति को अपनाकर निर्यातों को बढ़ाकर आयातों को कम करके अवमूल्यन का सहारा दिया जाता है, जिससे प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने में जो है मदद मिलती है और हमारा देश जो है निर्यातों में बढ़ाने में या निर्यातों को बढ़ाने में सक्षम हो जाता है और ये निर्यात जो है लगातार आगे भी बढ़ते रहे। इस नीति के अनुसार इस प्रकार
प्रकार से जो है उपाय अपनाकर अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान की जाती है। इस प्रकार अवमूल्यन के द्वारा जो है अर्थव्यवस्था की भुगतान संतुलन की जो स्थिति है उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे विनिमय मूल्य ह्रास। अब यहाँ पर निर्यात और आयात की जो बात कर रहे थे, इसमें मांग की लोच का बहुत प्रभाव पड़ता है कि मांग की लोच कैसी है। मांग की लोच के अकॉर्डिंग ही निर्यात और आयात जो है बढ़ाए जा सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू रखा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन फोर्थ करते हैं विनिमय मूल्य ह्रास, जो कि मौद्रिक उपायों के अंतर्गत लास्ट उपाय माना जाता है। फोर्थ लिखिए विनिमय मूल्य ह्रास। विनिमय मूल्य ह्रास। फोर्थ पॉइंट है ये विनिमय मूल्य ह्रास मौद्रिक उपायों के अंतर्गत